स्टूडेंट्स एंड आइए आज हम करेंगे आईपीसी कैप्सूल 4। ये हमारा फाइनल कैप्सूल है जिसके अंदर हम आपको पूरा आईपीसी कंप्लीट कराएंगे। अभी तक हमने किया था आईपीसी कैप्सूल 1, 2 एंड 3, जिसमें हमारा एम ये था एट लॉ वाला टू प्रोवाइड यू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ऑल्सो उसके साथ हम करवा रहे थे आपको 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके साथ आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती चले। तो आइए शुरू करते हैं आईपीसी कैप्सूल 4। इस कैप्सूल में हम लोग क्या क्या करेंगे, चैप्टर 17 डील करेंगे, 18, 21, 22 एंड 23 एंड 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो हमारा हमेशा एट लॉ वाला एम ये रहता है कि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो दें ही दें, साथ ही साथ हम उनके क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाएं। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। अगर ओवरव्यू करें तो आज हमारे जो चैप्टर्स जिनके बारे में हम डील करने वाले हैं वो हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, offenses related to documents, defamation which is a very important chapter, criminal intimidation किसी को धमकी देना and attempt। जब हम बात करते हैं offenses against the property की, तो आपको इस चैप्टर को कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लेना चाहिए सो दैट आपके ऊपर बर्डन ना रहे और आप इजीली इस चैप्टर को क्रैक कर पाए। तो उन सब हेडिंग्स की जब मैं बात करती हूँ तो वो क्या होंगी सब हेडिंग्स? थेफ्ट 378 से 382 में थेफ्ट पढ़ाएंगे, एक्सटॉर्शन 383 से 389, रॉबरी एंड डिकॉयती 390 से 402, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन 403 से 404, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 से 409, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉयती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं उसको रिसीव करना रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाएगा 4110 से 414, चीटिंग 415 से 420, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन 421 से 424, मिसचीफ करना 425 से 440 और ट्रेसपास करना 441 से 462। ये सारा हम कवर करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में। सो आइए बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं थेफ्ट की, तो थेफ्ट क्या है? 378 से 382 सेक्शन डील करता है थेफ्ट को लेके। थेफ्ट है क्या? इसमें एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस है मूविंग, किसी भी प्रॉपर्टी को मूव करना, और जब आप इस प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हैं विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, योर मेंस रिया इज डिसऑनेस्ट एंड यू आर मूविंग अ प्रॉपर्टी। सो सेक्शन कहता है whoever dishonestly takes, प्लीज ध्यान रखिएगा थेफ्ट में वर्ड यूज है takes, whoever dishonestly takes any movable property out of possession, out of possession डायरेक्ट पोजेशन भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो सकता है। अगर ये पेन मेरे हाथ में है ये मेरा डायरेक्ट पोजेशन है, बट अगर ये पेन मैं अपने घर छोड़ के आई हूँ और मैं आपको क्लास पढ़ा रही हूँ फिर भी मेरा पोजेशन है इस पेन के ऊपर, क्योंकि ये मेरा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो गया। और अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं विदाउट द कंसेंट, हम क्या कर रहे हैं? कंसेंट क्या हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। आप अगर किसी की प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, दैट इज सेड टू बी थेफ्ट। जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि आप किसी के घर गए, आपने वहां पे एक शोपीस देखा और आप वो शोपीस को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अपनी पॉकेट में डाल के ले आए। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डिसऑनेस्टली taking away that movable property out of the possession, direct possession या constructive possession of that person without the consent of that person. Okay? एक और एग्जांपल लेते हैं। जब एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है और उसने क्या किया, वो सर्जरी करते करते उसने किडनी हटा दी उस बंदे की, ठीक है, पेशेंट की किडनी हटा दी, ऑर्गन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे थेफ्ट तो हो रहा है बिकॉज ही इज टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट द कंसेंट। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे साथ में हो रहा है ग्रीवियस हर्ट, तो थेफ्ट और ग्रीवियस हर्ट को मिला के हो जाता है रॉबरी, जो हम अभी थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 379 में, जो है 3 years फाइन या फिर बोथ। जब बात करते हैं सेक्शन 380 की, तो जब कोई भी थेफ्ट होता है इन सम ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग, टेंट या वेसल जो यूज हो रहा है फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, तो पनिशमेंट होगी 7 years प्लस फाइन। 381 बात करता है जब कोई भी क्लर्क या सर्वेंट जिनके पास आपने प्रॉपर्टी रखवाई थी, जिनके पास आप अगर आप मास्टर हैं तो आपका सर्वेंट आपकी प्रॉपर्टी को चोरी कर लेता है, या फिर अगर आपका
आप एम्प्लॉयर हैं और आपका क्लर्क आपकी प्रॉपर्टी को चोरी कर लेता है तो पनिशमेंट हो जाती है 7 years प्लस फाइन, और ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 381 में। अगर आप चोरी करते हैं विद द प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट या फिर रिस्ट्रेंट, या फिर इनमें से किसी का भी डर बैठा के, फियर बैठा के अगर आप करते हैं तो आप आते हैं सेक्शन 382 में, एंड उसकी पनिशमेंट है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 years प्लस फाइन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटॉर्शन क्या होता है। एक्सटॉर्शन होता है जब आप इंटेंशनली मेंजरिया के साथ किसी को फियर में डालते हैं ऑफ इंजरी। किसको इंजरी हो? या तो उसको खुद को हो या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को हो, और क्या कर रहे हैं आप? डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर पाए, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर पाए, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे जो साइंड एंड सील्ड है और क्या है, केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं देन आप एक्सटॉर्शन करते हैं। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप अलर्ट थे अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आपने देखा होगा कि हम थेफ्ट में क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग। आप किसी के घर गए, आप उनका शो पीस उठा के ले आए, सो यू आर टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी। बट आपने एक्सटॉर्शन में क्या किया? आपने किसी को डराया, धमकाया अपनी जान के लिए या किसी और की जान के लिए, और आपने उसको इंड्यूस किया कि वो क्या करे, आपको प्रॉपर्टी दे, डिलीवर करे। सो थेफ्ट में होता है टेकिंग, और एक्सटॉर्शन में होता है यू आर इंड्यूसिंग द पर्सन टू गिव यू द प्रॉपर्टी। ओके, अब बात करते हैं कि 384 बात करता है 3 years या फिर फाइन या फिर बोथ है इसकी पनिशमेंट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है? ये हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 30 में, बट मैं फिर भी आपको दोबारा रिपीट कराती हूँ। वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट क्रिएट करता है, अक्नॉलेज करता है, रिलीज करता है, एक्सटिंग्विश करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, ट्रांसफर करता है, एक्सटेंड करता है या फिर क्रिएट करता है। ओके, अब बात करते हैं 385। अगर आप किसी के ऊपर फियर पुट करते हैं ऑफ इंजरी या फिर अटेम्प्ट ऑफ इंजरी टू कमिट एक्सटॉर्शन, आप 385 में आ जाते हैं। अगर आप किसी के ऊपर फियर पुट करते हैं ऑफ डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, देन दैट इज 387। पुटिंग समवन इन फियर ऑफ एक्विजिशन, आप उसको डरा धमका रहे हैं कि मैं तेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा दूंगा, ये अक्यूज करूंगा तुझे इस चीज के लिए सोसाइटी के अंदर, तो आप 389 के अंदर आ जाते हैं। इन सब में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? ये फियर डाल के किसी से कोई प्रॉपर्टी इंड्यूस करके डिलीवर करा रहे हैं। ओके, 386 बात करता है व्हेन यू आर कमिटिंग एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग समवन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और 388 बात करता है जब आप किसी को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं बाय थ्रेटनिंग दैट पर्सन ऑफ अक्यूजिंग समथिंग। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन की डिफरेंशिएट में जब हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया टेकिंग और गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसको अलर्ट रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थेफ्ट में क्या कर रहे हैं? आप ए के घर गए, ए वेंट टू बीज हाउस, राडो की वॉच देखी उसने, टेबल पे पड़ी हुई थी, उसने क्या किया? उसने वो घड़ी उठाई, अपनी पॉकेट में डाला और घर आ गए, तो यहाँ पे टेकिंग हो रहा है। बट आपने क्या किया? आपने ए को बोला उसको कि मैं तुम्हारे बच्चे को, सॉरी ए ने जेड को बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लूंगा, उसको अपने कब्जे में रखूंगा, और इसके डर के अंदर आपने क्या किया? उससे एक चेक ले लिया जो साइन था, और आपने उसको क्या किया? अंडर द फियर आपने उससे वो डिलीवर करा लिया, तो वो हो गया एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में होता है गिविंग और थेफ्ट में होता है टेकिंग, प्लीज ध्यान रखिएगा। रॉबरी क्या होती है? रॉबरी दो तरीकों से होती है, सेक्शन 390 ये बात करता है। रॉबरी होती है, एक तरीके की रॉबरी होती है बाय थेफ्ट, और दूसरे तरीके की रॉबरी होती है बाय एक्सटॉर्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रॉबरी बाय थेफ्ट क्या होता है। व्हेन इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, या फिर आप थेफ्ट कमिट कर रहे हैं, या फिर आप थेफ्ट वाली प्रॉपर्टी को कैरी कर रहे हो या उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, आप क्या करते हो? वॉलंटरी कॉज डेथ, hurt या wrongful restraint, or you attempt to do any of these, or you create a fear, then what are you doing? You are doing robbery. So basically theft करते समय या फिर theft को attempt करते समय या फिर theft के टाइम पे जो प्रॉपर्टी आपने चुराई है उसको लेके जाते समय आप किसी को भी डेथ कॉज करते हैं, हर्ट कॉज करते हैं, या wrongful restraint कॉज करते हैं, या फिर इस चीज को करने का अटेम्प्ट करते हैं, या फिर आप फियर कॉज करते हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग रॉबरी। जब आप वो राडो वाली वॉच किसी के घर से लेके जा रहे थे, और अगर उसके
नौकर ने आपको रोका और आपने क्या किया, आपने उसको बोला कि मैं चाकू से तुझे मार दूंगा, या फिर आपने उसके सर पे पिस्टल रख दी, तो व्हाट आर यू कॉजिंग, यू आर कॉजिंग द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट, ओके, दिस विल बी रॉबरी। अब बात करते हैं रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन में क्या हुआ, आप जब एक्सटॉर्शन कर रहे थे उस टाइम पे जो अक्यूज था वो प्रेजेंट था इन फ्रंट ऑफ द विक्टिम, और उसने क्या किया, उसने इंस्टेंट फियर कॉज किया ऑफ डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। किसको, उसको खुद को, अग्रीव्ड को, या फिर अग्रीव्ड के किसी इंटरेस्टेड पर्सन को, किस चीज के लिए, टू इंड्यूस टू डिलीवर। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ए ने बी को पिस्टल दिखाई और क्या बोला, अपनी राइडो की वॉच दे दो, ठीक है, और बी ने डर के मारे दे दी, तो दिस इज रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन, ओके। यहाँ पे आपने छीना नहीं, यहाँ पे आपने टेकिंग नहीं की, यहाँ पे आपने क्या किया, गिविंग, गिविंग किया अंडर फियर ऑफ डेथ, ओके, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। एक्सटॉर्शन और रॉबरी में क्या डिफरेंस है, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में डिफरेंस ये है कि एक्सटॉर्शन में है सेंस ऑफ अर्जेंसी इज नॉट देयर, बट रॉबरी में सेंस ऑफ अर्जेंसी इज देयर, इंस्टेंटली वो चीज आपको करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, ए ने बी को फोन किया और बोला कि मुझे 10 किलो सोना डिलीवर कर दो 2 दिन में, वरना मैं क्या करूंगा, तुम्हारी डॉटर को मार दूंगा, ठीक है। इस डर के चक्कर में जो बी है, बी ने 10 kg गोल्ड दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं थी, बट जब ए ने बी के सिर पे पिस्टल रखी और बोला अपनी गोल्ड चेन दो, तो क्या हुआ, यहाँ पे इंस्टेंटली आपको देना था, इंस्टेंटली देना था, बिकॉज देयर वाज अ फियर ऑफ डेथ इंस्टेंटली, सो द सेंस ऑफ अर्जेंसी वाज देयर, ओके। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ रॉबरी क्या होते हैं। मैं जब से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एलिमेंट्स को, इंग्रेडिएंट्स को अपने पॉइंट्स पे लिख लो, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ रॉबरी क्या होते हैं, एक तो होता है कि इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, इमीडिएटली आपको करना है, जो भी है सेंस ऑफ अर्जेंसी शुड बी देयर, और दूसरा क्या है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ओके। 392 बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉबरी विच इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 years प्लस फाइन। अगर आप रॉबरी कमिट कर रहे हो हाईवे पे बिटवीन द सनसेट एंड सनराइज, सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले पनिशमेंट हो जाएगी 14 years। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो रॉबरी कमिट करने का, पनिशमेंट है 393 के अंदर विच इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 years प्लस फाइन, ओके। 391 की अगर हम बात करें डकैती की, तो डकैती में क्या हो रहा है, 5 और मोर पर्सन, याद रखो एक और चीज थी जिसके अंदर 5 और मोर पर्सन थे, कौन सी थी, सोचो आप लोग सब, मैं आंसर नहीं दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद आंसर दोगे। तो 391 में बात करते हैं 5 और मोर पर्सन कॉन्जॉइंटली, दैट मीन्स टुगेदर कमिट रॉबरी, अटेम्प्ट टू डू रॉबरी, या फिर इंटेंशनली एड करते हो फिजिकली प्रेजेंट होके, तो क्या कर रहे हो आप, डकैती कर रहे हो। अगर डकैती करने की प्रेपरेशन करते हो, प्रेपरेशन टू कमिट डकैती, तो फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है 10 years प्लस फाइन। एक और ऑफेंस है जिसकी प्रेपरेशन पनिशेबल है स्टूडेंट्स, कौन सा है वो ऑफेंस, वेजिंग वॉर। तो वेजिंग वॉर की प्रेपरेशन भी पनिशेबल है और डकैती की प्रेपरेशन भी पनिशेबल है। तो डकैती में हम क्या कर रहे हैं, 5 और मोर पर्सन एक साथ मिलके रॉबरी कमिट करते हैं या फिर रॉबरी कमिट करने की कोशिश करते हैं, और दे आर इंटेंशनली एडिंग प्लस दे आर फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर। 394 बात करता है व्हेन यू आर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, इसकी पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 years प्लस फाइन। पनिशमेंट फॉर डकैती दी गई है 395 में विच इज लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 10 years प्लस फाइन। ये मैक्सिमम है स्टूडेंट्स, ये मिनिमम है, ओके। 396 बात करता है डकैती विद मर्डर, जब आप डकैती करते समय मर्डर भी कॉज कर देते हैं, तो डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 years प्लस फाइन। 397 बात करता है जब आप रॉबरी या डकैती कमिट कर रहे हैं और डेडली वेपन को यूज कर रहे हैं टू कॉज डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, 7 years इज द पनिशमेंट। 398 बात करता है when you are attempting to commit robbery or डकैती plus you are using a deadly weapon,
7 years is the punishment. इनको ऐसे कंबाइन करके चलेंगे, बंचेस बना के चलेंगे सेक्शंस को, तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे. अब बात करते हैं कि जब आप किसी चीज के मेंबर हैं तो पनिशमेंट आपको होती है. एक हमने बात करी थी अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तब आप पनिशेबल हैं. अब बात करते हैं इफ यू आर अ मेंबर ऑफ गैंग ऑफ dacoits then under section 400 you are punishable under life imprisonment या फिर rigorous imprisonment of 10 years plus fine. If you are a member of gang of thieves then you are punishable under section 401 which is rigorous imprisonment of 7 years plus fine. 402 बात करता है जब आप assemble करते हैं for the purpose of committing dacoity, rigorous imprisonment 7 years plus fine. एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन. आपको कोई चीज आपके पास है और आप उसको मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूज के लिए, तो आप आ जाएंगे किसके अंदर, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन सेक्शन 403. आपको क्या देखना है इसमें, मेंस रिया क्या है, गिल्टी माइंड क्या था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन. डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द मेंस रिया. और एक्टस रियस क्या है, आप मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं या फिर आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस चीज को खुद के लिए, खुद के यूज के लिए. whoever dishonestly misappropriates or converts any movable property for his own use then will be punishable with 2 years plus 2 years या फिर फाइन या फिर बोथ. एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है अगर आप थोड़ी सी देर के लिए भी मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं देन ऑल्सो इट विल बी डीम्ड टू बी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो किसी के भी पोजेशन में नहीं है, आप क्या करते हैं, आप उसको उठा लेते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग इट या फिर फॉर रिस्टोरिंग इट टू द रियल ओनर, और आप क्या करते हैं, रीजनेबली ढूंढते हैं उस ओनर को, या फिर आप उसको मिसअप्रोप्रिएट नहीं करते हैं तो कोई ऑफेंस नहीं होगा. एक बात इमेजिन करो, आप मेट्रो में जा रहे थे और वहां पे आपको एक वॉच मिल गई. अब वो वॉच गिरी हुई थी, वो किसी के पोजेशन में नहीं थी. आपने क्या किया, आपने इसको उठा लिया बिकॉज यू वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल. ऑल्सो यू वांटेड टू रिस्टोर इट टू द ओरिजिनल ओनर. उसके लिए आपने क्या किया, आपने उसको रीजनेबल मीन से आपने ओरिजिनल ओनर को ढूंढने की कोशिश करी. तो जब तक वो वॉच आपके पास थी कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है. सेक्शन 404 की बात करें, कोई भी इंसान क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन करता है ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज at the body of the dead body at the time of the death. For example, you must have heard of situations wherein a lady died and she was wearing certain gold ornaments and people tried to steal that gold ornaments. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, you are dishonestly misappropriating the property which was possessed by a deceased person at the time of death. 3 years plus fine. If the offender is employed as a clerk or as a servant, then the punishment will be 7 years plus फाइन. 405 की अगर हम बात करें, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, CBT. ट्रस्ट टूट गया आपका, आपने किसी को ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी दी थी उसका ध्यान रखने के लिए या फिर उसका कंट्रोल रखने के लिए, और उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने मेंजरिया के साथ, गिल्टी माइंड के साथ डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, खुद के लिए यूज कर लिया या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो क्या हुआ, आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. Whoever being entrusted with the property, entrusted मतलब आपने इन रिलेशन ऑफ फेथ, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी दी थी रखने के लिए, संभालने के लिए, या फिर किसी का कंट्रोल है ओवर सम प्रॉपर्टी और वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली, मेंजरिया इज देयर, वो मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, यूज करता है या फिर डिस्पोज ऑफ करता है इन वायलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ, या फिर क्या करता है, विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन टू डू सो, किसी और से ऐसा कराता है, तो आप बोलोगे कि ट्रस्ट टूट गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया. इसमें मेंजरिया क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन. डिसऑनेस्ट इंटेंशन जैसे कैसे हो सकता है, 2-3 तरीके हैं जैसे मैं आपको समझाती हूँ. फॉर्मल ट्रस्ट है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप है, और अगर उसमें जो ट्रस्टी है वो अपने बेनिफिशियरी का जो ट्रस्ट है वो तोड़ देता है, जो प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी ने उसको दी थी ध्यान रखने के लिए वो उसको मिसअप्रोप्रिएट कर देता है. या फिर आपने किसी को प्रॉपर्टी दी थी कि मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे आके लेता हूं,
जब हम वैष्णो देवी जाते हैं या फिर जब हम कहीं पे भी जाते हैं, आप मान लो किसी भी धार्मिक स्थान पे आप जाते हो, आप क्लोक रूम में कोई सामान रखते हो और उसकी जगह पे एक टोकन लेते हो, कूपन लेते हो, और आप क्या समझ के जाते हो कि ये सामान मेरा इस क्लोक रूम में सेफ है। आपने क्या किया, इंटरेस्ट किया उस क्लोक रूम वालों को अपना सामान, एंड अगर वो उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूज के लिए, देन दे विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। या फिर आप किसी टेंपल गुरुद्वारे में जाते हो और आप क्या करते हो, अपने शूज को रखते हो और उसके अगेंस्ट से कूपन लेते हो, दैट इज ऑल्सो अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इफ योर शूज गेट लॉस्ट। और आप कैजुअली किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी देते हो ध्यान रखने के लिए, और वो क्या करते हैं, मिसअप्रोप्रिएट करते हैं या फिर उसको कन्वर्ट करते हैं फॉर ओन यूज। पनिशमेंट फॉर सीबीटी इज 3 years और फाइन और बोथ। किसके द्वारा हो रहा है, बाय whom सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इफ बाय अ कैरियर, सेक्शन 407। आप फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू आप कोई प्रॉपर्टी मंगवाते हो, कोई गुड मंगवाते हो, और वो जो कैरियर है वो उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तो क्या कहेंगे, सेक्शन 407। आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है डंजो या फिर उबर पैकेज या फिर ओला पैकेज। आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे आप अपना सामान भेजते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ खाने का सामान भेज रहे थे, काजू कतली का डब्बा भेज रहे थे, और जब वो ए से बी को काजू कतली का डब्बा पहुंचा तो देखा कि जो 1 किलो का काजू कतली का डब्बा था उसमें से तो सिर्फ 2 पीसेस ही रह गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कैरियर था, जो हमारा ओला या उबर का कैरियर था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया उस गुड को, तो दे विल बी लायबल अंडर 407। अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो 408। अगर कोई बैंकर, मर्चेंट, एजेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट अगर सीबीटी करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, देन विल बी लायबल अंडर सेक्शन 409। अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, स्टोलन प्रॉपर्टी, जो अभी हमने पढ़ा एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, रॉबरी, डिकॉयती, और हमने क्या पढ़ा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इनके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी जो है अगर वो ट्रांसफर होती है, दैट विल बी स्टोलन प्रॉपर्टी। सो ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, मिसअप्रोप्रिएशन, जो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कहां डिफाइंड है, सेक्शन 410 में। सेक्शन 411 बात करता है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ऐसी स्टोलन प्रॉपर्टी को आप रिसीव कर रहे हो, यू विल बी लायबल अंडर 411 एंड द पनिशमेंट इज 3 years और फाइन और बोथ। अगर आप किसी को डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं एंड रिसीव कर रहे हैं प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिकॉयती, देन यू विल बी लायबल अंडर 412। लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, 10 years इज द मिनिमम पनिशमेंट प्लस फाइन। अगर आप हैबिचुअली डील कर रहे हैं इन स्टोलन प्रॉपर्टी, हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, 413, मैक्सिमम इज लाइफ इंप्रिजनमेंट, मिनिमम इज 10 years imprisonment plus fine. If you are assisting in concealment of stolen property, जो इस स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है उसको आप क्या करा रहे हो, उसको कंसील करा रहे हो, उसको छुपा रहे हो, देन सेक्शन 414। बात करते हैं चीटिंग की। चीटिंग क्या हो रहा है, आप किसी को डिसीव कर रहे हो, किसी को फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर पाए और क्या कर पाए, कोई ऐसा एक्ट कर पाए जो उसको करना था, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर पाए जो उसको नहीं करना था, और आप क्या कर रहे हो, आप उसको डैमेज या हार्म का धमकी दे रहे हो। आप उसको बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी पे डैमेज या हार्म करूंगा। ओके, दैट विल बी चीटिंग। सो बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली हो गया मेंजरिया। You are inducing a person to deliver any property or consent to retain some property, or intentionally induce a person to do some act or omit to do some act or omission and cause what, damage or harm to body, mind या reputation या फिर property. This is cheating. This is defined under section 415. इसकी punishment दी गई है 417 में, which is 1 year और fine और both. चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जब आप नोइंगली या फिर आपको रीजन टू बिलीव है कि आप वो इंसान नहीं हो, बट आप प्रिटेंड करते हो किसी और होने का, कोई रियल पर्सन या इमेजिनरी पर्सन होने का, तो आप क्या कर रहे हो, चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह के एमपी नहीं हो,
बट आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उस जगह के MP हो, knowingly you are doing that, you are misrepresenting to someone else to be a real person or to be an imaginary person, then what are you doing? You are doing cheating by personation, which is defined under 416. इसकी punishment है 419 में, जो है 3 years fine or both. अब बात करते हैं cheating with knowledge, that जो भी आप wrongful loss कर रहे हो, wrongful loss में ensue to a person जिसके पास क्या था, whose interest offender bound to protect, आपको एक्चुअली में उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था अंडर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट और बाय लॉ, बट आप उसी के साथ क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, देन यू कम अंडर 418 एंड यू आर पनिशेबल विद 3 years फाइन और बोथ. 420 बात करता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. आप क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, डिसऑनेस्टली किसी को इंड्यूस करते हो कि वो क्या कर पाए, वो कोई प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर ऑल्टर करे या फिर कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बनाए या फिर कुछ डिलीवर करे, और साइन और सील एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, देन यू आर covered under section 420 and the punishment is 10 years plus fine. So basically what are you doing, your mens rea is dishonest, and with that mens rea you are inducing a person to do what, to destroy a property, to alter a property, to make a property, or to deliver any property, or to sign or seal something which can be converted into a valuable security. So you are with your mens rea, you are inducing this person to deliver some kind of property to you. ये हो गया आपका चीटिंग का कॉन्सेप्ट. अब बात करेंगे फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. जब हम फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्रेडिटर्स से पास जाने से आप रोकना चाहते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. आपका मेंस रिया इन चारों सेक्शन में होगा डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट. आप क्या करते हो, 421 में आप कंसील करते हो कोई प्रॉपर्टी को, सो दैट, या फिर किसी फ्रॉडुलेंट डीड को या फिर किसी प्रॉपर्टी को आप कंसील करते हो सो दैट आप प्रिवेंट कर सको उसको क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने से. 421 आप किसी भी डेट को अवेलेबल होने से क्रेडिटर्स से रोकते हो. 422 423 में आप कोई भी फॉल्स या फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर करते हो तो 423, और किसी भी प्रॉपर्टी को कंसील करते हो या रिमूव करते हो कि वो क्रेडिटर्स की नजर में ना आ पाए, 424. अब बात करेंगे मिसचीफ की. सेक्शन 425 बात करता है जो भी मेंजरिया के साथ, जिसकी मेंजरिया था, गिल्टी माइंड था या फिर नॉलेज थी, क्या कॉज करता है, रॉन्गफुल लॉस कॉज करता है या डैमेज कॉज करता है, किसको, पब्लिक को या फिर किसी पर्सन को, किसके लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एनी चेंज इन प्रॉपर्टी या फिर सिचुएशन देयरऑफ, ऑल्सो टू डिस्ट्रॉय, डिमिनिश इट्स वैल्यू और इफेक्ट इट इंजूरियसली is guilty of offense of mischief. इसकी पनिशमेंट कहां दी गई है, 426 में, which is 3 months और फाइन और बोथ. अब ये मिसचीफ जो है आपको बस इसके सेक्शंस की सब हेडिंग्स याद रखनी है, बेसिकली कीवर्ड्स याद रखने हैं, तो आपका काम चल जाएगा इस एग्जाम के लिए. 427 बात करता है आप मिसचीफ कॉज करते हो या डैमेज कॉज करते हो ऑफ अमाउंट मोर देन ₹50. अब 428 बात करता है किसी भी एनिमल के साथ मिसचीफ कॉज करते हो जिसकी वैल्यू है ₹10 से ज्यादा. 429 बात करता है व्हेन यू आर कॉजिंग मिसचीफ टू एनी कैटल और एनी एनिमल. 430 बात करता है इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन. इसमें कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. 431 बात करता है किसी भी पब्लिक रोड को, ब्रिज को या रिवर को आप इंजरी कॉज कर रहे हो विद मिसचीफ. 432 बात करता है किसी भी पब्लिक ड्रेनेज में आप ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो. 433 बात करता है लाइट हाउस और सी मार्क की. 434 बात करता है किसी भी लैंडमार्क जो फिक्स्ड है बाय एनी पब्लिक अथॉरिटी, अगर आप उस पर कुछ भी मिसचीफ कर रहे हो. ठीक है. अब बात करो फायर एंड एक्सप्लोसिव की. अगर आप फायर और एक्सप्लोसिव से कोई भी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो यू आर लायबल अंडर 435, और इसी फायर और एक्सप्लोसिव से किसी भी घर को डिस्ट्रॉय करते हो यू आर लायबल अंडर 436. अब बात करते हैं डेक्ड वेसल. किसी डेक्ड वेसल के ऊपर आप मिसचीफ कॉज कर रहे हो तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 437. 438 है पनिशमेंट फॉर डेक्ड वेसल वाली जो हमने अभी बात करी. और अगर आप डेक्ड वेसल में मिसचीफ कॉज कर रहे हो विद फायर और विद एक्सप्लोसिव, अगर आप
इंटेंशनली किसी रनिंग वेसल पे या अशोर पे आप क्या करते हो, चोरी करने की कोशिश करते हो, मिसचीफ कॉज करने की कोशिश करते हो, यू आर लायबल अंडर 439। अगर आप मिसचीफ कमिट करते हो आफ्टर प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट, then you will be liable under 440 and this is a very important section। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे तो आप इजीली पीटी का ये पेपर क्लियर कर पाएंगे। अब बात करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास की। आप किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाते हैं जिसका पोजेशन किसी और के पास था, किस इंटेंशन के साथ, किस गिल्टी माइंड के साथ, या तो आप कोई ऑफेंस कमिट करना चाहते हो, या तो आप उस पर्सन को इंसल्ट करना चाहते हो, उसको डराना धमकाना चाहते हो, या फिर आप उसको अनॉय करना चाहते हो, इरिटेट करना चाहते हो। Okay, so you will be liable for the offense of criminal trespass, which is under 441. So basically, what are you doing? You are entering into someone else's property जो किसी और की possession में है। ओनरशिप होना जरूरी नहीं है क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। क्रिमिनल ट्रेसपास एक टेनेंट की प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। अगर कोई टेनेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहा है, वहां पे भी क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है विद द मेंजरिया, विद द इंटेंट। आपको देखना है क्या मेंजरिया था आपका मेंजरिया था टू कमिट सम ऑफेंस, टू इंटिमिडेट दैट पर्सन, टू इंसल्ट दैट पर्सन और टू अनॉय दैट पर्सन। अगर यही क्रिमिनल ट्रेसपास आप किसी बिल्डिंग वेसल या टेंट में करते हैं विच इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, देन यू आर कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास विच इज अंडर सेक्शन 442 एंड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर पीटी। अगर आप lurking house trespass करते हैं, you are basically concealing doing house trespass from the owner, then it will be 443। और अगर आप ये lurking house trespass करते हो रात को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, then you will be punishable under section 444। अब बात करते हैं हाउस ब्रेकिंग की। हाउस ब्रेकिंग होता है हमारा 6 तरीकों से। इन तरीकों को याद रखना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ऐसा पैसेज बना देते हैं अपने लिए या फिर अबेटर के लिए, या फिर आप ऐसा कोई पैसेज बनाते हैं जो इंटेंडेड नहीं था फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, और यू मेक सम पैसेज which is unintended by the occupier to open, वो उसको खोलने के उनके चांसेस नहीं थे, या फिर आप किसी लॉक को खोल देते हैं, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, असॉल्ट यूज करते हैं या थ्रेट यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसा पैसेज जो कि बंद था उसको अनफास्टन कर देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफेंस कर रहे हैं ऑफ हाउस ब्रेकिंग विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 445। अगर आप यही हाउस ब्रेकिंग को रात को करते हैं, दैट इज सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर द सेक्शन 446। अगर आप पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास होगी 3 months प्लस फाइन या फिर 500 रुपीज या फिर बोथ। पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास होगी 1 year फाइन और बोथ। अब बात करते हैं हाउस ट्रेसपास की। अब हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट दी गई है 448 में जो है 1 year। अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हो और आप डेथ कॉज करने की बात करते हो तो 449 विच इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 years। अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हो और आप ऐसा ऑफेंस कमिट करते हो विच इज पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, देन यू कम अंडर सेक्शन 450 लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 years है इसकी पनिशमेंट। अगर आप हाउस ट्रेसपास करते समय कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हो जिसकी पनिशमेंट अदर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, देन यू आर लायबल अंडर 451, मैक्सिमम इज 7 years इफ थेफ्ट इज कमिटेड, या फिर 2 years है पनिशमेंट। अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हो और आप प्रिपरेशन करके जाते हो हर्ट कॉज करने की, असॉल्ट कॉज करने की या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करने की, देन यू आर लायबल अंडर सेक्शन 452 एंड द पनिशमेंट इज 7 years। अब देखते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग करते समय क्या होता है। अगर इसकी पनिशमेंट की बात करें तो 453 में इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है 2 years। अगर आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहे हो या फिर हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो with the intention to commit any offense punishable with imprisonment, you will come under section 454 जिसकी punishment है minimum 3 years maximum 10 years। अगर आप हाउस ब्रेकिंग या लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते हो आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट
असॉल्ट या wrongful restraint, इन तीनों की प्रिपरेशन करने के बाद करते हो, then you come under section 455 and the punishment is 10 years. If you cause grievous hurt while doing lurking, house trespass or house breaking, then you will be liable under section 459, जिसकी punishment है maximum life imprisonment, minimum 10 years. अगर हम बात करें लर्किंग, हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, इसकी पनिशमेंट कहां दी हुई है 456 में, जो है 3 साल. अगर आप कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करते हैं विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, देन यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 457. उसकी मिनिमम पनिशमेंट है 5 years और अगर थेफ्ट कॉज करते हो तो 14 साल. अगर आप हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करते हो और आप प्रिपरेशन करते हो टू कमिट व्हाट, हर्ट, assault या फिर wrongful restraint, then you will be punishable with section 458, जिसकी punishment है 14 साल. अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिसमें आप हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करते हो और ऐसा एक्ट करते हो जो जॉइंटली पनिशेबल है विद डेथ या ग्रीवियस हर्ट, और उसमें किसी एक ऑफेंडर ने काम किया है, बाकी सब भी क्या होंगे, बाकी सब भी जॉइंटली पनिशेबल होंगे, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मानी जाएगी. और यहाँ पे पनिशमेंट कहाँ होगी, सेक्शन 460 में, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम पनिशमेंट है 10 years. ओके, अब बात करते हैं, अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो रिसेप्टेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी आप उसको ब्रेक ओपन कर देते हो, देन यू विल बी पनिशेबल विद 2 years एंड द सेक्शन विल बी सेक्शन 461. 462 बात करता है, अगर आप को ये प्रॉपर्टी हमने इंट्रस्ट करी थी, यू हैड अ डोमिनियन ओवर दिस प्रॉपर्टी, यू वर इंटरेस्टेड विद दिस प्रॉपर्टी, इट वाज केप्ट इन योर कस्टडी एंड स्टिल यू ब्रेक ओपन द लॉक, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 462 और इसकी पनिशमेंट है 3 years. ये करके आपका चैप्टर फॉर द ऑफेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी खत्म होता है. ओके, अब हम बात करेंगे चैप्टर 18 की, जिसमें ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स हैं एंड ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्क्स हैं. जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो एक जो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है वो है फॉर्जरी. फॉर्जरी में क्या हो रहा है, आपका मेंजरिया था, गिल्टी माइंड था कि आप डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली क्या करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑल्टर करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे, सील करेंगे, या फिर उस डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट करेंगे, उसको झूठे डॉक्यूमेंट को बनाएंगे, खुद से करेंगे या फिर किसी और से करवाएंगे. क्यों करना चाहते हैं ये सब कुछ, आपका क्या इरादा है, क्या मोटिव है इस चीज के पीछे, आप क्या करोगे, यू वांट टू कॉज डैमेज और इंजरी टू सम पब्लिक और पर्सन, और यू वांट टू सपोर्ट एनी क्लेम, और यू वांट टू cause some person to part away with property, आप चाहते हो वो प्रॉपर्टी उससे ले लो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, आप कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो जिसमें आप इवेंचुअली फ्रॉड कमिट करना चाहोगे, then this whole concept is forgery. So basically when you are making document, when you are making false document, how are you making it, you are fabricating it, you are manufacturing it, you are making it, you are signing it or sealing it, या फिर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप ऑल्टरेशन करते हो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, आपके पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी, स्टिल यू आर डूइंग इट, या फिर आप किसी और से कराते हो. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विच इज अंडर सेक्शन 464. अगर आप ये सारा एक्टस रियस, ये सारा एक्टस रियस आप क्या करते हो, विद गिल्टी माइंड करते हो. गिल्टी माइंड आपका, अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या था, किसी प्रॉपर्टी को आप क्या करना चाहते हो, किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो विद द इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड, या फिर किसी भी टाइटल या क्लेम को आप सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर किसी को आप डैमेज करना चाहते हो या इंजरी करना चाहते हो, किसको, किसी पब्लिक को या पर्सन को, तो यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 463. इसकी पनिशमेंट है सेक्शन 465 में, विच इज 2 years और फाइन और बोथ. आइए अब बात करते हैं सेक्शन 466 क्या कहता है. 466 कहता है जब आप फॉर्जरी करते हैं किसी भी कोर्ट रिकॉर्ड में या फिर किसी पब्लिक रजिस्टर में, देन यू विल बी पनिशेबल विद 7 years प्लस फाइन. अगर आप किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल या अथॉरिटी टू अडॉप्ट एक्सेट्रा में फॉर्जरी करते हैं, इन वाले डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी करते हैं, देन यू विल बी पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन,
read with section 472 and 477. अगर आप चीटिंग करते हैं, फॉर्जरी करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, then you will be punishable under section 468 and the punishment is 7 years plus fine. अगर आप फॉर्जरी करते हैं किसी की रेप्यूटेशन को इफेक्ट करने के लिए, किसी की रेप्यूटेशन को इफेक्ट करने के लिए, then you will be punishable under 469 and the punishment is 3 years plus fine. अब बात समझते हैं फॉर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ज रिकॉर्ड क्या होता है. सेक्शन 470 इस बारे में बात करता है. एंड स्टूडेंट्स हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पीटी में पूछा गया है, तो 470 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. एनीथिंग विच इज wholly made or partly made by the process of forgery will be a forged document or an electronic forged record. 471 बात करता है जब आपको पता है some document is a forged document और आप उसको यूज करते हो as a genuine document, then you will be punishable under section 471 read with section 474. अगर falsification of accounts करते हैं then you will come under section 477A. So इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. अब बात करते हैं अगर आप कोई भी काउंटरफीट सील को पोजेस करते हो या मेक करते हो, मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफीट सील विद द इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी, आप कोई भी ऐसी सील को बना रहे हैं या पोजेस कर रहे हैं और आपका अल्टीमेट एम क्या था कि आप फॉर्जरी कमिट करना चाहते हो, अगर तो आप किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अथॉरिटी टू अडॉप्ट या फिर विल की करना चाहते हो, देन यू विल कम अंडर सेक्शन 472. अगर इनके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की करना चाहते हो, यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 473. अगर आप काउंटरफीटिंग डिवाइस या फिर कोई ऐसा मार्क यूज करते हो फॉर ऑथेंटिकेटिंग अ डॉक्यूमेंट, अगर तो वही वाले सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अथॉरिटी टू अडॉप्ट, विल, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 475. एंड अगर इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है, यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 476. बात करेंगे चैप्टर 21 डेफर्मेशन करना. हमने बहुत बार सुना है यू यूज सर्टेन वर्ड्स अगेंस्ट मी एंड यू डिफेम्ड मी इन पब्लिक. सो व्हाट इज इट? यू आर यूजिंग सर्टेन वर्ड्स विद द guilty mind, with the mens rea that it will be published or it will be known to the public. It can be either words, it can be something which is written, it can be visual representations, it can be a signboard, it can be anything. And what is your intention to? Your intention is to harm the reputation of a person. और आप harm कैसे करेंगे इसकी reputation को? आप उसका जो character है, उसका जो intellect है, उसका जो moral character है, उसको lower करेंगे, या फिर आप जो उसका character है with respect to उसकी caste, community, calling, उसको lower करेंगे, या फिर society में उसकी जो credit worthiness है उसको आप कम करेंगे, या फिर आप किसी को ऐसा बिलीव कराएंगे कि ये जो बंदा है ये लोथसम स्टेट में है. अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं देन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर हार्मिंग द रेप्यूटेशन ऑफ दैट पर्सन. सो आइए समझते हैं मेंस रिया क्या है. इंटेंशन थी, नॉलेज था या फिर रीजन टू बिलीव था, और आपने क्या किया? एक्टस रियस क्या किया? आपने मेक किया, पब्लिश किया कोई भी ऐसी चीज. कहाँ पे? कोई ऐसे वर्ड्स में जो कि स्पोकन है, जो कि कोई पढ़ सकता है, कोई ऐसे साइन बोर्ड में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, with the intention to harm the reputation of the person. And how are you doing it? By lowering the moral intellect character, by lowering the character with respect to caste या calling, lowering the credit worthiness of a person, या फिर आप ऐसा बिलीव करा रहे हैं सोसाइटी में कि वो लोथसम स्टेट वाला बंदा है. तो आप क्या कर रहे हैं? आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं डेफर्मेशन का. अब बात करते हैं डेफर्मेशन की कुछ एक्सेप्शन हैं. स्टूडेंट्स जब हम इसको देखते हैं, इस सेक्शन को देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे याद करेंगे. सबसे पहले जो चीज याद करने वाली है कि डेफर्मेशन की कितनी एक्सेप्शन दी हुई है आईपीसी में? 10 एक्सेप्शन दी हुई है. अब कुछ कीवर्ड्स पकड़ के चलते हैं. जब आप देखेंगे पब्लिक वर्ड कहां कहां यूज हो रहा है तो आप देखोगे एक्सेप्शन है पब्लिक गुड के लिए. आपने कुछ वर्ड पब्लिश किया या फिर आपने कुछ चीज बोली तो वो आ जाएगा पब्लिक गुड में. दैट इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस. अगर कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट की बात करें दैट विल कम अंडर वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ डेफर्मेशन. पब्लिक क्वेश्चंस, पब्लिक परफॉर्मेंस, मेरिट के ऊपर बात करें दैट इज आल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ डेफर्मेशन. दूसरा वर्ड जो कीवर्ड होगा हमारा वो होगा कोर्ट या फिर लॉफुल अथॉरिटी.
ऐसा कोई भी केस जो डिसाइड होता है उसका मेरिट विल बी वन ऑफ द exceptions of defamation. Any report of court proceedings will be exception of defamation. Censure या फिर कोई भी acquisition जो है that will come under this thing. अगर बात करते हैं privileged communication की, कोई भी imputation आप बना रहे हैं for protection of interest या फिर कोई भी caution आप दे रहे हैं for the good of a person, all this will come under the exceptions of defamation. सेक्शन 500 बात करता है पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन विच इज 2 years फाइन और बोथ. सेक्शन 501 बात करता है प्रिंटिंग, इंग्रेविंग एनी मैटर नोन टू बी डेफेमेटरी. आपको पता था ये कुछ जो मैटर है वो डेफेमेटरी है और आपने क्या किया, आपने इसको प्रिंट करा, आपने इसको इंग्रेव करा और अगर इसी मैटर को आप सेल करते हैं देन यू कम अंडर द सेक्शन 502. तो बेसिकली जो आपने डेफेमेटरी मैटर को प्रिंट किया था, इंग्रेव किया था, नोइंग इट टू बी अ डेफेमेटरी मैटर, वो सेक्शन 501. और अगर इस मैटर की आप सेल करते हैं तो आप आ जाएंगे 502 में. बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन. आप क्रिमिनली किसी को इंटिमिडेट कर देते हैं. इंटिमिडेट का क्या मतलब होता है, किसी को थ्रेटन करते हैं, थ्रेटन करते हैं विद द इंजरी कि आप उस बंदे को इंजरी प्रोवाइड करेंगे या फिर उसकी प्रॉपर्टी को करेंगे या फिर उसकी रेप्यूटेशन को करेंगे, उसकी या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन की. दिस आल्सो इंक्लूड्स अ डेड पर्सन. और आपका इंटेंशन क्या था, आपका इंटेंशन था उसको डराने का या फिर कोई उससे ऐसा काम कराने का विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू या फिर कोई ऐसा काम कराने का विच ही इज लीगली बाउंड टू डू. देन यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ criminal intimidation. Section 503 अगर हम पढ़ें, so basically what are you doing? You are threatening someone with the injury to the person या फिर उसकी reputation को या फिर उसकी property को, उसकी खुद की या फिर किसी interested person की. It includes dead person. This is very important. This has been asked many times in the paper. आप ये करते हैं, ये आपका actus reus है और आपका mens rea क्या है, आपका guilty mind क्या है. You want to cause an alarm or you want to make him do some act which he is not legally bound to do or omit some act which he is legally bound to do. So आपका mens rea ये है. और इसकी पनिशमेंट कहाँ दी हुई है, पनिशमेंट दी गई है 506 में. 503 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 506 है उसकी पनिशमेंट. अगर आप कुछ ऐसा क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हैं इंटेंशनली, इंसल्ट करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, ब्रीच ऑफ पीस को, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 504. 505 बात करता है सर्टेन स्टेटमेंट्स व्हिच आर कंड्यूसिंग टू बी पब्लिक मिसचीफ. कैसी स्टेटमेंट्स है, सब क्लॉज 1 की अगर हम बात करें, इसके अंदर 3 सब क्लॉजेस हैं, ए, बी और सी. अगर हम ए की बात करें, सो बेसिकली यू आर कॉजिंग म्यूटिनी, यू आर डिसरिगार्डिंग और यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज अ ड्यूटी फेलियर टू बी एन member of army, then you come under subclause A. If you are inducing public to commit some offense against the state or public tranquility, then आप आएंगे subclause B के अंदर. अगर आप कोई ऐसा offense incite कर रहे हो against the class or community, then you will be punishable under subclause C. अगर आप एनिमिटी प्रमोट कर रहे हो, इसको आप सेक्शन 153A के साथ भी रेड विथ करोगे, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर सब क्लॉज 2. अगर आप मिसचीफ कॉज कर रहे हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट्स कॉज कर रहे हो फॉर अंडर द प्लेस ऑफ वर्शिप, देन यू विल कम अंडर सब क्लॉज 3. सब क्लॉज 1 की पनिशमेंट है 3 years, सब क्लॉज 2 की पनिशमेंट है 3 years और सब क्लॉज 3 की पनिशमेंट है स्टूडेंट्स 5 years. तो इस चीज का ध्यान रखेंगे. सेक्शन 507 की जब बात करें, सो यू आर डूइंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन अनोनिमस कम्युनिकेशन. अगर आपको कोई एक लेटर आता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम नहीं की तो मैं आपके अगेंस्ट ये चीजें पब्लिश कर दूंगा, दैट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय अनोनिमस कम्युनिकेशन. 508 बात करता है कोई भी ऐसा एक्ट कॉज करना जिसमें आप किसी को बिलीव करा रहे हैं कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो डिवाइन प्लेजर को गुस्सा करवा देगा. अगर आप भगवान की ये वाली पूजा नहीं करेंगे तो आप उनको गुस्सा करा देंगे, आप उनको अपने से नाराज करा देंगे. सो दिस इज 508. 509 की अगर हम बात करें, सो यू आर यूजिंग सर्टेन वर्ड्स, साउंड, जेस्चर या फिर ऑब्जेक्ट. ये आपका एक्टस रियस है और आपकी इंटेंशन क्या है, दैट ये जो वर्ड है ये सुना जाए. अगर कुछ लिखा हुआ है दैट इज सीन,
and something to intrude the privacy. So basically it is the mens rea. So this is section 509. इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करेंगे एक सेकेंड, सेक्शन 510, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, अगर कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है इन पब्लिक बाय अ ड्रंकर्ड पर्सन देन इट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 510। 511 की बात करेंगे, चैप्टर 23, योर लास्ट चैप्टर ऑफ आईपीसी। इट इज अ जनरल प्रोविजन, जहां पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया अटेम्प्ट का, वहां पे ये जनरल प्रोविजन आएगा। एंड क्या कहता है ये जनरल प्रोविजन, ये कहता है अगर आप कोई भी ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है विद लाइफ इंप्रिजनमेंट, देन योर पनिशमेंट विल बी 1/2 ऑफ द लाइफ इंप्रिजनमेंट, और अगर कोई और पनिशमेंट है तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर दैट ऑफेंस। सो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज, अगर अटेम्प्ट का स्पेसिफिक प्रोविजन है हमारे आईपीसी में, then 511 will not come into the picture, but जहां पे अटेम्प्ट का स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है वहां पे 511 will come into the picture. This is a residual section, जहां कुछ और नहीं लगेगा वहां पे ये लग जाएगा। ओके, सो ये था आपका मोटा मोटा आईपीसी, जहां पे हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराई। अब इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। सो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बात करें, A finds a diamond ring in shopping mall, not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the true owner. Has A committed any offense? Select the answer. आपको क्या लगता है, उसको मिली एक डायमंड की रिंग एक शॉपिंग मॉल में, उसको नहीं पता था ओनर कौन है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इमीडिएटली बेच दी और वो पैसा खुद से ले लिया। कोई कोशिश नहीं की गई कि वो उस रिंग के एक्चुअल ओनर को ढूंढ ले। तो उन्होंने क्या ऑफेंस किया है? ऑफेंस नहीं किया। अगर किया है तो कौन सा ऑफेंस किया है? A has committed offense of criminal breach of trust. A has committed the offense of mischief. A has committed no offense. A has committed the offense of dishonest misappropriation of property. ध्यान रखिए, जब हम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में आती है जो गुमी हुई है, आप उसको उठा लेते हैं और आप रीजनेबल एफर्ट लेते हैं उसके ओनर को ढूंढने के लिए, देन यू विल नॉट बी लायबल अंडर द डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बट इस केस में इन्होंने क्या किया, इमीडिएटली सेल कर दिया, कोई कोशिश नहीं की ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए। सो ही विल बी लायबल अंडर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी ऑफ Z टू बी हिज ओन, गुड फेथ में उसको धोखा लग गया कि वो Z की प्रॉपर्टी उसकी है, टेक्स प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन ऑफ B, हियर A हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर नो ऑफेंस। यहाँ पे उसने गुड फेथ में वो किया था, उसने जान के नहीं किया था, नो मेंस रिया। जब तक मेंस रिया नहीं है थेफ्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे A हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ओके, generally preparation of an offense defined in IPC is not punishable, but preparation of dash is punishable under IPC as an offense. theft, extortion, robbery या फिर डकैती। बताइए क्या है इसका आंसर? डकैती एक और ऑफेंस है जिसका प्रेपरेशन पनिशेबल है। क्या होता है वो? वेजिंग वॉर, हमने ये भी किया हुआ है। A falsely pretends to be in civil service, intentionally deceives Z and thus dishonestly includes Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. A commits the offense of false representation, cheating, attempt of extortion, attempt of theft. क्या ऑफेंस किया है बताइए? यहाँ पे इसने क्या किया? पर्सोनेशन किया, जहां पे ये नहीं था, he made the other person believe that he is this person, so he is done cheating by personation. B होगा सही आंसर। फिफ्थ की अगर बात करें, which of the following act constitutes the commission of theft? C finds a necklace in the bedroom of D and C retains the necklace. C finds the necklace of D on the road and keeps it. C buys necklace from E and subsequently learned that E had stolen it from D. C is given the necklace by D for safekeeping, but C wears the necklace and drops it and loses it. इसमें कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे जब C को वो नेकलेस मिला बेडरूम ऑफ D में और उसने रिटेन कर लिया, उसने क्या किया? टेकिंग कर ली,
डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ IPC, a lady wishing to get a railway ticket, finding a crowd at the ticket window at station, asked B, who was near the window, to get a ticket for her and handed him over some money. B took the money and instead of getting the ticket ran away with the money. वो उस पैसे को लेके भाग गया. कौन सा ऑफेंस किया है? ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर ऑफेंस ऑफ चीटिंग. कौन सा ऑफेंस किया है? CBT, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इंट्रस्टमेंट की थी. 7 की अगर हम बात करें तो आईपीसी के अंदर अगर ए को 2000 रुपए का नोट मिला एक पब्लिक प्लेस में, ही हैज नो आइडिया एज टू whom this 2000 rupees notes belong. He picks up the note. A has committed the offense of theft, dishonest misappropriation of property, attempt to theft. He has not committed any offense. He has not committed any offense. अगर वो reasonable effort लेगा to find the owner, अगर वो रीजनेबल एफर्ट लेगा टू फाइंड द ओनर, ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस. इन केस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंट इंटेंशन मस्ट बी फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, इनोसेंट या फिर इलीगल. क्या होनी चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है. 9 की अगर हम बात करें, मैच द लिस्ट, इन दोनों को मैच करना है. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वर्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी गॉट इनोसेंटली टू ओन यूज. जब हम बात करते हैं टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी किसके साथ यूज होता है? थेफ्ट. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किसके साथ यूज होता है? एक्सटॉर्शन. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ क्या होता है? आपको इंट्रस्ट किया गया था, तो सीबीटी. और मिस अप्रोप्रिएशन कहां होता है? जब आप कन्वर्ट कर लेते हो किसी और की प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो आप. अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा. इसका आंसर होगा ए, 4312. ठीक है, कैसे करेंगे? 4, ठीक है, 3, 1 and 2, ठीक है ना, हमने भी यही किया था, मिस अप्रोप्रिएट. तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, कभी कभी आप ऑप्शंस देखो ही मत, जो आपको आता है उसके हिसाब से आप अपना लिख लो और 4312 अपना बना लो. ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा. कहता है which one of the following is not correct? For theft, property must be movable. For theft, property must be removed out of the possession of the owner. For theft, property should have been removed for taking it away. For theft, property should be removed dishonestly. क्या जरूरी है कि आप out of possession of the owner लेके जाते हो इस property को. A removes B book from his house without his consent with the intention to return it to him if he has a friend rewards him फॉर रिटर्न. अगर वो उसको लगता है अगर वो मुझे रिवॉर्ड करेगा तो मैं ये उसको वापस कर दूंगा बुक. तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया है? थेफ्ट किया है, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, मेंजरिया था. X is a paramour of Y's wife, Z. She gives a golden ring to X which X knows is that of Y and Z has no authority from Y to give it to X. Dishonestly takes the ring. X is guilty of mischief, cheating, criminal misappropriation या फिर theft. कौन सा ऑफेंस होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे ऑफेंस होगा थेफ्ट का. डिसऑनेस्टली टेकिंग अवे हो रहा है जब आपको पता है कि कोई अथॉरिटी नहीं है सामने वाले के पास. 13 बात करता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस डिफाइंड है 380 के अंदर. A takes a camera belonging to B out of his possession and without his consent with the intention of keeping it until he gets a reward. ठीक है, from B for restoration. यहाँ पे कौन सा ऑफेंस हो रहा है? यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है थेफ्ट का, बिकॉज यहाँ पे भी मेंजरिया है. 15 बात करता है a bullock cart carrying a box of treasure is intercepted by A. The offense of theft is committed by A if and as soon as he seizes the block, the bullock cart is made to move by him in his direction. He takes the box of treasure. He takes the valuable contents of the treasure. जैसे ही वो उस बुलक कार्ट को मूव कराता है अपनी डायरेक्शन में, वहां पे थेफ्ट हो गया. Planning to commit a theft is an offense. Is planning to commit a theft offense? It is no offense.
The employer has told the employee in the morning that when the employee leaves the office in the evening to go to his house, he should pick up 50,000 lying in the drawer of the employer and deliver the same to X, to whom the employer owes 50,000. At 12 noon, in the absence of the employee picks up the money and absconds. यहाँ पे उसने क्या किया है बताओ? यहाँ पे उसने क्या किया है? थेफ्ट किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, चीटिंग किया है या मिसअप्रोप्रिएशन किया है? यहाँ पे उसने किया है थेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे टेकिंग हुई है और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ हुई है. Which of the following act will not amount to theft as defined in 378? A cuts down a tree on B's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of B's possession without B's consent. A, being B's servant and entrusted by B with the care of B's computer, dishonestly run away with the said computer without B's consent. A, going on a journey, entrusts his computer to D, the keeper of the warehouse, till A shall return. D carries the computer to a computer shoppy and sells it. A finds a gold ring belonging to B on table in the house of B. A removes the said ring dishonestly. बताओ इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पे जब वो जाके क्या कर रहा है, वो जाके उस कंप्यूटर को बेच देता है, that will constitute theft. That will not constitute theft. देखो स्टूडेंट्स, यही चीज मैंने डेलिबरेटली क्यों की. आपको क्या देखना है? विल नॉट अमाउंट टू थेफ्ट. आपको क्या देखना है? आपको देखना है अगर ये नेगेटिवली वर्ड क्वेश्चन है, नेगेटिवली वर्ड क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से रखना है. दैट इज व्हाई आई डेलिबरेटली डिड दिस थिंग, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं. अगर आप कोई पेड़ को काट के उसको टेक अवे कर रहे हो, डिसऑनेस्टली टेकिंग कर रहे हो, तो ये थेफ्ट होगा. ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको बोला गया था कि इस कंप्यूटर का ध्यान रखो और आप डिसऑनेस्टली रन अवे विद कर रहे हो, टेक कर रहे हो, दिस विल ऑल्सो बी थेफ्ट. यहाँ पे आपको गोल्ड रिंग मिली और आपने इसको डिसऑनेस्टली रिमूव कर दिया, दिस इज ऑल्सो थेफ्ट. बट यहाँ पे जब उसने बोला था कि भाजी मैं वापस आके आपसे लूंगा और आप इसको कैरी करके कंप्यूटर शॉप तक लेके जाते हो और फिर उसको बेच देते हो, दिस इज सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, दिस इज नॉट थेफ्ट. 19 की अगर हम बात करें तो X, a landlord, after repeatedly demanding and not getting the rent of his flat from the tenant H, one day locked the flat in order to not allow H to enter it till he pays the rent. कौन सा ऑफेंस किया है उसने? उसने wrongful confinement किया है, assault किया है, criminal force किया है या फिर wrongful restraint किया है. confinement होता है any direction में आप उसको move नहीं करने दे रहे, और restraint होता है one direction, तो आप उसको उसके घर की डायरेक्शन में मूव नहीं करने दे रहे, तो wrongful restraint, you are restraining him from entering the property. Under which of the section committing theft of a computer from the shop is punishable? Under section 379. A sets fire by night to an inhabited house in a large town for the purpose facilitating to commit robbery and thus cause the death of B. Here A will be punishable for the offense of causing death voluntarily. जो भी उसने किया वो उसने with the intention किया है. Section 463 of IPC deals with house breaking, dishonest misappropriation of property, forgery या फिर forgery with cheating. यहाँ पे forgery 463 deals with forgery. In which of the following provisions of IPC forgery is defined? Forgery कहाँ defined है students? Forgery defined है, बताओ कहाँ defined है? 463 में. अभी हमने करा. Different type है एक ही क्वेश्चन को पूछने के. A having lost the receipt for debt which he has paid to B makes out another receipt himself and when B sues him puts this made up receipt in evidence. उसने क्या किया है? Offense of forgery, no offense, cheating. क्या बताओ कौन सा ऑफेंस किया है? फॉर्जरी किया है. उसने फैब्रिकेट किया है, एक डॉक्यूमेंट को मैन्युफैक्चर किया है विद द इंटेंशन. A prepares a mark sheet with an intention to use it as original to secure a job. Under IPC he has committed the offense of forgery. In his will, Mr. Y wrote, I intend my property to be equally divided between my three children, A, S and H. A dishonestly scratched out the name of H, intending that it may be believed that the whole of the property was left to be divided between H and himself. A is guilty of cheating, misappropriation, forgery या फिर theft. कौन सा offense हुआ?
फॉर्जरी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में हेर बदल कर रहा है, ऑल्टरेशन कर रहा है। A prepares a mark sheet with an intention to get a job, thereby he committed the offense of forgery. यहाँ पे क्योंकि what is he doing? He is altering, he is manufacturing a document, a false and fabricated document. 28 बात करता है P is found in possession of a document purporting to be a will of Q in favor of P, bearing forged signatures, intending that the will shall be fraudulently used as a genuine after death of Q. P has committed the offense of, कौन सा offense किया है? Has committed an offense as mere possession of such document in such circumstances is penal, because यहाँ पे इसने क्या offense किया है? इसने forgery का offense किया है और इसने क्या किया है? जान के वो document forge करके वहां पे रखे हुए हैं और possession में रखे हैं कि वो कल को कोर्ट में जब डॉक्यूमेंट जाए तो वो बिलीव करा सके, यूज कर सके उसको एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट। अंडर द सेक्शन ऑफ आईपीसी इट इज ओमिशन एंड नॉट एन एक्ट विच इज एन ऑफेंस। कौन सा सेक्शन है? 491। Under which one of the following sections of IPC it is an offense to voluntarily omit to supply the needs and wants of a helpless person for whom the person is bound by a lawful contract? 491. Defamation is immoral act, unethical behavior by media, corrupt and indecent behavior in public, civil wrong and criminal offense. Defamation is, students, civil wrong and criminal offense. Sahi answer. A in good faith says of a book published by Z that Z's book is indecent. उसने good faith में बोला कि जो Z की book है वो indecent है. Z must be a man of impure mind. Is this defamation punishable under section 500 of IPC? बताओ, is this defamation? It is not defamation. It is one which is falling under the exceptions of 419. Public good में How many exceptions are provided in criminal defamation under IPC? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10. Supreme Court held the constitutional validity of the offence of defamation under 499 in the case of, कौन से केस में किया था? Subramanian Swamy versus Union of India, Transparency International India versus State of Jammu and Kashmir, Common Cause versus State of Karnataka, Center for Public Interest Litigation versus High Court of Delhi. Subramanian Swamy versus Union of India is the correct answer. Defamation कौन से चैप्टर में प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स? Defamation चैप्टर नंबर 20 में प्रोवाइडेड है. A is magistrate is making a report to the superior officer about B's character. Imputation made in good faith and for public good. He has committed the offense under 500 IPC, offense under 501 IPC, no offense as it is under exception under 504 IPC. उसने कोई offense नहीं किया क्योंकि जो भी वो कर रहा है वो public good में कर रहा है, तो ये exception में covered है. How many exceptions have been provided for the offense of defamation? 10 exceptions provide करी गई हैं 499 के section में. A threatens to publish statements concerning B, which would be punishable under 21 of the IPC. B files a suit for injunction, praying for restraining A from publishing the statements. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे court में grant injunction even though it is shown that it is not injurious to B's property. Court may refuse to grant injunction. Publication is not injurious to B property. Court may dismiss the suit as plaintiff has not claimed declaration. Court may dismiss the suit as 10 cause of action has arisen. यहाँ पे क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? कोर्ट में ग्रांट, यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी. ओके. 39 की जब बात करें, 39 डिफेमेशन रिलेट्स टू हार्मिंग ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द पर्सन. रेप्यूटेशन ऑफ द पर्सन इज द करेक्ट आंसर. Cognizance of the offence of defamation under chapter 21 of IPC can be taken on a police report, on a complaint by an aggrieved person, suo moto या फिर all of the above. इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? It can be done on a complaint made by an aggrieved person. जो भी aggrieved है उसको complaint करनी पड़ेगी. 41 बात करता है A says Z is an honest man. He never stole B's, which intending to cause to be believe that Z did steal B's watch. A is liable for
नो ऑफेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डेफोमेशन या फिर थेफ्ट, A is liable for defamation. The following are the exceptions to defamation: imputation of truth for public good, public conduct of public servant, literally criticism, all of the above. कौन सा होगा? All of the above is an answer. In answer to the charge of defamation, which of the following is a good defense? Imputation which is true and published for good, public good, opinion respecting the conduct of a public servant, concerning the discharge of duties of office expressed in good faith, both A and B या none of the above. कौन सा आंसर है? Both A and B. Which of the following case held the constitutionality of 499 and 500? कौन सा केस था? बताइए. सुब्रमण्यम स्वामी का केस था जिसने constitutionality of 499 and 500 को upheld किया था. A for the purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit threatens to burn B's house. What offense has A committed? Abetment, criminal assault, criminal force या फिर criminal intimidation. यहाँ पे उसने क्या किया? Threaten किया. क्यों किया? कि वो prosecute ना कर पाए एक civil suit को, वो काम ना कर पाए जो वो legally bound था करने के लिए. तो यहाँ पे criminal intimidation is the correct answer. Ashok, for the purpose of inducing B to make him do a wrong which he is omitted, which he is not legally bound to do, उसको क्या threaten करता है कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरी गाड़ी जला दूंगा. A has committed the offense of criminal intimidation. जब आप किसी को कुछ करवाते हो which is legally bound to do, which is not legally bound to do, या फिर कुछ नहीं करने को देते हो जो ही वो legally bound to do है, तो आप क्या कर रहे हो? Criminally intimidate कर रहे हो. X threatened wives to kill his daughter to make him leave a property. वो उससे घर खाली कराने के लिए ये बोलता है कि अगर तूने घर खाली नहीं किया मैं तेरी डॉटर को मार दूंगा. What offense is he committing? He is again committing the offense of criminal intimidation. These are fine examples of criminal intimidation. 48 की अगर हम बात करें तो A house owner tortures his tenant B in order to compel him to pay his rent and realizes his dues without causing any hurt to B. Here what has he done? He has committed the offense of criminal intimidation. वो क्या कर रहा है? वो उसको threaten करके उससे कोई चीज करवा रहा है. So it is the offense of criminal intimidation. An offense of criminal intimidation involves assault, battery, affray या फिर threat. It involves threat. Intentional insult with the intent to provoke breach of peace. Breach of peace जब आप provoke कर रहे हो तो you are liable under section 504 of IPC. So students basically आज के सेशन में हमने कुछ concept clarity ली and उसके basis पे हमने इन previous year questions को complete किया है and हमारा aim at law वाला हमेशा ये रहता है to provide you with good quality content so that आप इस आने वाले पेपर में excel कर पाएं. We from law वाला wish you all the best for the coming examination and many more examination which are coming, and we wish and we hope कि आप सब अच्छे judges बने, अच्छी judgments pass करें and society में अच्छे stakeholders बने जो render कर पाएं justice को. So जुड़े रहिए law वाला के साथ and you can access all this content plus the daily practice papers on the PW app. Thank you students. Have a good day.